एक महिला जिला कलेक्टर की गाड़ी एक झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। महिला कलेक्टर अपनी गाड़ी से उतरकर उस झोपड़ी में जाती है। उस झोपड़ी में एक मौलवी साहब अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे, लेकिन जब वो महिला कलेक्टर को अंदर आते हुए देखते हैं तो अपनी चारपाई पर बैठ जाते हैं। महिला कलेक्टर जाकर उनके पैर छूती है और बोलती है, मैं अब्बू आ गई। अब ये बात सुनकर वो मौलवी साहब थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटी कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। वो महिला कलेक्टर बोलती हैं, अब्बू मैं शिवानी शर्मा हूं, मुझे नहीं पहचानते आप? ये सुनकर मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस महिला कलेक्टर को अपने सीने से लगा लेते हैं। दोस्तों, वो महिला कलेक्टर शिवानी शर्मा आखिर कौन थी? क्या कनेक्शन था मौलवी साहब से? ये सारी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है, इंसानियत की जीती जागती सबूत है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गाँव की। वहाँ पे एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम ईश्वर चंद शर्मा था और पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों के अंदर प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा था। कुछ दिनों के बाद पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस बात को सुनकर पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला था। दोस्तों, समय बीतता जाता है और जब 9 महीने पूरा हो जाता है, उस समय सावित्री की डिलीवरी होने का जब समय आया तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो ईश्वर चंद जो था उसको लेकर हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ईश्वर चंद ने बोला, ठीक है कर दीजिए, लेकिन किसी तरीके से डिलीवरी कराइए। दोस्तों, डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन डॉक्टर आकर ईश्वर चंद से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बच्चे को बचा पाया और माँ को नहीं बचा पाया। ये सुनकर ईश्वर चंद बहुत ज्यादा रोता है, अपने आप को फिर संभालता है, पूछता है डॉक्टर से, ये बताइए लड़का हुआ है या लड़की? डॉक्टर बोलता है लड़की हुई है। ईश्वर चंद बोलता है, खैर कोई बात नहीं, लड़की है, अब इसको मैं ही सब कुछ बन के पालूंगा। अगर इस तरीके से मैं रोना शुरू कर दूंगा तो मेरी बच्ची को कौन संभालेगा? यही तो केवल आखिरी निशानी बची हुई है। ये मन में सोचकर बच्ची को गोद में लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। घर ले जाने के बाद अब उसकी माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाता है। धीरे धीरे करके वो लड़की बड़ी होती है। जब 5 साल की हो जाती है तब स्कूल जाने योग्य हो जाती है। ईश्वर चंद उस लड़की का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देता है। अब धीरे धीरे वो लड़की पढ़ने लगती है। दिमाग भी उसका तेज था, पढ़ाई में अच्छी थी। पिता जो था वो हमेशा मोटिवेट करता रहता था अपनी बेटी को कि बेटी तुमको पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा ऑफिसर जरूर बनना है, मेरा नाम रोशन जरूर करना। बेटी भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक में शिवानी के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब तो मानो शिवानी पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अब वो सोचती है क्या करें क्या ना करें, रोती बिलखती रहती है। सभी नात रिश्तेदार आ जाते हैं। आने के बाद अब सभी लोग आपस में फैसला करते हैं, तो आखिर शिवानी की देखभाल कौन करेगा? कोई भी तैयार नहीं होता है। तब तक उसकी बुआ आ जाती है। बुआ बोलती है, कोई करे या ना करे, अपने भाई की बेटी की देखभाल मैं खुद करूंगी। सभी रिश्तेदारों की रजामंदी से शिवानी को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद वहां पे उसको खाना मिलता है, रहने को घर मिलता है, प्यार मोहब्बत तो मिलता है, लेकिन थोड़े धीरे धीरे समय जब बीतता है तो शिवानी को एहसास होना शुरू हो जाता है कि मेरी बुआ मेरी परवस्ती करने के लिए नहीं लेकर आई हैं, बल्कि अपने घर का काम कराने के लिए लेकर आई हैं। क्योंकि दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि वहां पे जो इसकी बुआ थी दिन भर इससे पूरा काम कराया करती थी, उसके बाद ही इसको खाने को मिलता था। शिवानी को यह सब देखकर दुख तो होता था, लेकिन सोचती थी खैर माता पिता तो है नहीं, किसी ने जो है हमें गोद लिया नहीं, तो इससे अच्छा जगह कहाँ होगा, कम से कम मुझे खाने को तो मिल रहा है, करने के बाद ही मिले मगर मिल तो रहा है। इसी दौरान दोस्तों एक दिन हाई स्कूल का रिजल्ट आउट हो जाता है। शिवानी जाती है, अपना रिजल्ट जांच करवाती है, तब इसको पता चलता है कि ये पूरे जिले में टॉप की हुई है। ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ती है और ये बात आकर अपने बुआ को बताती है कि बुआ, मैं पूरे जिले में टॉप आई हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन बुआ बोलती है, क्या करोगी पढ़कर? लड़की की जात हो ना, घर के कामकाज में हाथ बटाओ, काम जो कर रही हो यही तुम्हें करना है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है मैं तुम्हें पढ़ा लिखा सकूं।
अब इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। तुम्हें मैंने पाल पोस दिया, यही बड़ी बात है। वैसे भी तुमने अपने माता पिता को ही खा लिया, अब तुम क्या हमें भी खाओगी? इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवानी हर तरह से हाथ पैर जोड़ती है और मनाने की कोशिश करती है किसी तरीके से किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए, क्योंकि उसके पिता का सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनेगी और इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए वो अपने बुआ की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन बुआ एक नहीं मानी और डांट फटकार के उसको जो है भगा दिया कि चलो भगो, तुमको काम ही करना है, तुमको कहीं नहीं जाना है। हमारे सर पे बोझ पहले से बनी हो, इससे ज़्यादा बोझ हम नहीं उठा सकते। ये बात सुनकर शिवानी वहां से रोती हुई चली जाती है और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और वहां पे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने पिता की सारी बातें याद करने लगती है कि मेरे पिता ने किस तरह से मुझे मोटिवेट किया, मुझसे कहा था कि बेटी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना। मेरे पिता की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। वो सोचती है क्या करूँ, कहाँ जाए, कहीं पे उसको जगह नहीं मिल रहा था, कहीं उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। फिर सोचती है घर पे जाऊं, लेकिन घर था भी नहीं। इसकी बुआ ने घर को बेच दिया था, गांव का जो घर था गांव के ही एक आदमी से बेच दिया था और उस पैसे से ये कह के ले लिया था कि शिवानी के भरण पोषण में इस पैसे को लगाऊंगी, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया। कुछ समय बीतता गया, जब साल भर बीत गया लेकिन शिवानी देखा कि कुछ भी नहीं बुआ करने वाली, तो एक दिन उसने प्लान बनाया कि मैं इस घर को छोड़कर ही जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। इस बार अगर मेरे साथ है तो मेरा कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। दोस्तों ये सोचकर वो घर से निकल जाती है, लेकिन अब रास्ते में उसके साथ क्या क्या होता है आगे जानिए। जब शिवानी घर से अपना बैग वगैरह लेकर निकलती है तो वो इधर से इधर भटकते भटकते रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। वहां पे सोचती है कि इस जगह को मुझे छोड़ देना चाहिए। वो जाके दोस्तों रेलवे के एक डिब्बे में बैठ जाती है। रात का समय था, उसमें बैठ जाती है। उसमें 2-4 सवारियां ही केवल थी। ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन जब जाती है तो कुछ दूर पहुंचती है तो एक लड़का उसमें जो था वो बड़ा घूर घूर के इसको देख रहा था। अब जब वो इसको देख रहा था तो ये थोड़ी सी डर महसूस कर रही थी, लेकिन सोच रही थी करे तो क्या करें। बाकी सबकी नजरें भी थी, लेकिन एक लड़के की ज्यादा बुरी नजर थी। कुछ समय के बाद वो अपने दोस्तों को फोन करता है, बोलता है यार मैं इस डिब्बे में हूँ, इस ट्रेन में हूँ और यहाँ पे तुम लोग आ जाओ। दोस्तों जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पे 3 लड़के और उस ट्रेन में चढ़ते हैं। उस लड़के के पास जाते हैं जिसने फोन किया था, तो वो इसकी तरफ इशारा करता है तो वो लड़के इसकी तरफ आने लगते हैं। अब ये माहौल को भांप लेती है कि कुछ न कुछ तो बुरा होगा। ये अपना बैग उठाती है और ट्रेन से तुरंत उसी स्टेशन पर उतर जाती है। उसके बाद इधर उधर छुपती रहती है, लेकिन उसको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब स्टेशन से वो निकलती है और किसी तरीके से गलियों से होते हुए एक मस्जिद के किनारे पहुंच जाती है। लगभग 4 बजे का समय हो रहा होगा, तब तक फजर की अजान हो जाती है। वहां पे मौलवी साहब एक थे जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे। जब मौलवी साहब को देखती है, क्योंकि उस समय कोई दूसरा आदमी नहीं जगा जो इसकी मदद कर सके, इसने सोचा मौलवी साहब से कहे तू हो सकता है मेरी यही मदद कर दें। इसने मौलवी साहब से कहा कि मैं तकदीर की मारी हूं और यहाँ पे आई हूं, कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मेरी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं, मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। अब ये बात जब मौलवी साहब सुनते हैं तो बोलते हैं ठीक है बेटी तुम अंदर आ जाओ। उस लड़की को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। वो लड़की रोने लगती है और बोलती है कि बाहर जो 2-3 लोग खड़े हैं वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर मौलवी साहब मस्जिद से बाहर निकलते हैं और उन लड़कों को हड़काते हैं, धमकाते हैं। तो लड़के भी समझ जाते हैं, लग रहा है मस्जिद से ये बाहर आए हैं, हो सकता है कुछ लोग और भी हों, यहाँ से भागने में ही भलाई है। वो लड़के वहां से तो चले जाते हैं। अब मौलवी साहब पूछते हैं ये बताओ बेटी तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे आए और इतने सुबह सुबह कैसे, तुम अपना परिचय दो। वो लड़की अपना परिचय बताते हुए अपना सारी कहानी बता देती है कि किस तरीके से वो अपने बुआ के वहां पहुंची, बुआ उसके साथ क्या करना चाहती थी और वो किस लिए घर छोड़कर निकली है। सारी मुसीबतें जब सब कुछ बता देती है तो मौलवी साहब की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं बेटा अब तुम्हें आगे क्या करना है। शिवानी बोलती है बाबा मैं क्या बताऊं, मुझे क्या करना है मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे जाना कहाँ है मुझे मंजिल का भी नहीं पता है, क्योंकि इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। इस बात पर मौलवी साहब बोलते हैं बेटी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ रह लो, तुम्हारी जो
आगे की पढ़ाई है तुम मेरे पास रह कर करना, उससे ज़्यादा जब तुम्हें पढ़नी होगी ना तो फिर तुम शहर चली जाना, तब तक तुम मेरे पास मेरी बेटी बनकर रहना। शिवानी सोचती है अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ आखिर, तो वो रहने के लिए राजी हो जाती है। मौलवी साहब उसको लेकर अपने घर पे चले आते हैं। दोस्तों मौलवी साहब की जो उम्र होती है वो 55 साल की होती है। वो उस घर में अकेले रहा करते थे। शिवानी भी उनके साथ रहने लगती है। वहीं से अगले दिन एक स्कूल में जाकर मौलवी साहब उसका एडमिशन करा देते हैं। वहीं पे आगे की पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों इस तरीके से वो 2 साल तक पढ़ाई करती है। शिवानी का व्यवहार इतना अच्छा था कि हर कोई उससे प्रेम करता था, हर कोई उसे अपना समझता था। यहाँ पे दोस्तों हिंदू और मुस्लिम की कोई बात नहीं थी, केवल बाप और बेटी के रिश्ते से रहा। एक दूसरे के अंदर केवल बाप और बेटी का प्यार था, बाकी और कुछ नहीं था। दोस्तों इस तरीके से करते 2 साल बीत जाता है। 2 साल के बाद इंटर का रिजल्ट आता है। इंटर के रिजल्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। जब पास होती है पूरे गांव में खुशी होती है, क्योंकि पूरे गांव वाले इसको बहुत ही प्रेम करते थे। अब उसके बाद मौलवी साहब से बोलती है कि अब्बू अब मैं क्या करूं, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। मौलवी साहब बोलते हैं ठीक है बेटा तुम जाओ, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर करूंगा। जो तुम्हारे पिताजी का सपना है उसे मैं पूरा ज़रूर करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सपना देखा है वो दुनिया में है नहीं, लेकिन तुम एक ऐसी बेटी हो जो अपने पिता के सपना को पूरा करने के लिए अगर आगे पढ़ना चाहती हो, इससे बढ़ के खुशी मेरे लिए हो ही नहीं सकती। मौलवी साहब उसको कुछ पैसा देते हैं और शहर पे जाने वाली बस पे ले जाकर बैठा देते हैं। शिवानी वहां से निकलती है पांव छूकर और स्टेशन पहुंच जाती है। वहां बस पकड़ती है, बस पकड़कर शहर में चली जाती है। शहर में जाके एक स्कूल में एडमिशन लेती है, वहां पे पढ़ने लगती है। लेकिन वो सोचती है कि मौलवी साहब वैसे ही गरीब थे, उन पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती। तो दोस्तों वो चारों तरफ घूम के कुछ दुकानों पे जाती है और वहां पे काम की तलाश करने लगती है। उसको कहीं और काम नहीं मिलता, एक होटल पे जाती है। वहां पे जब वो पहुंचती है तो वहां पे एक बुजुर्ग आदमी, उनकी भी उम्र दोस्तों 55 से 60 साल रही होगी। वो पूछते हैं बेटा तुम कहाँ से आ रही हो और तुम काम क्यों करना चाहती हो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा गार्जियन नहीं है। शिवानी बोलती है बाबा मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली तनहा हूँ और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं कोई बड़ा अफसर बनना चाहती हूँ। यही मेरे पिता ने सपना देखा है, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है जो मेरे साथ खड़ा रहे, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ ताकि उससे पैसे जो मिले मुझे, उससे मैं अपने आगे की पढ़ाई कर सकूं। और वैसे भी बाबा आप मुझे जो भी काम कराएंगे करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ने भर का मौका दे दीजिएगा। दोस्तों वो होटल मालिक जब इस बात को सुनता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है बेटा जो तुम करना चाहो करो, तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए मैं खर्चा पूरा उठाऊंगा। दोस्तों वो होटल का मालिक इसलिए करता है क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी और उस बेटी के लिए सब सुविधाएं देने के बाद भी वो बेटी पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगाती थी और वो घर पे बैठे थे। उस होटल मालिक को इस शिवानी में अपनी बेटी नजर आती है, इसलिए वो कहता है कि आगे तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। शिवानी रहकर वहां पे काम करने लगती है और पढ़ाई करने जाया करती है। वहां से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। अब दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आके वो होटल मालिक से बोलती है कि पिताजी अब मुझे, दोस्तों वो पिताजी कहकर संबोधित करती है क्योंकि पिता का फर्ज होटल मालिक निभा रहा था, इसलिए जो है वो पिताजी पिताजी ही कहती थी। बोलती है पिताजी अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मैं सोच रही हूँ मैं किस तरीके से जाऊं, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरूर जाऊंगी। होटल मालिक बोलता है ठीक है बेटा तुम जाओ, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम पढ़ो और बड़ा अफसर जरूर बनो। दोस्तों वो होटल मालिक शिवानी को लेकर अपने साथ में दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाने के बाद एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी करा देता है और उसके बाद इसको हॉस्टल की व्यवस्था कर देता है, खाने पीने की भी व्यवस्था कर देता है। जो भी खर्च आता है होटल मालिक अपने पॉकेट से इसको देता है ताकि इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये जिला कलेक्टर बन जाती है। जिला कलेक्टर बनने के बाद ये ट्रेनिंग पे चली जाती है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो एक जिले में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये बात होटल मालिक को बताती है पिताजी मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। होटल मालिक बहुत खुश होता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। मिलकर उसको आशीर्वाद देता है और बोलता है इसी तरह से बेटी आगे नाम रोशन करती रहना।
तब दोस्तों उसको अचानक में याद आती है मौलवी साहब की। जब मौलवी साहब की याद उसको आती है तो वो उसके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। वो मौलवी साहब से मिलने के लिए अपनी खुद की गाड़ी, क्योंकि दोस्तों जो जिला कलेक्टर बन जाते हैं उनको सरकारी गाड़ी, सरकारी सुविधाएं, सरकारी आवास सब कुछ मिला होता है, तो अपनी गाड़ी से वो निकल लेती है और मौलवी साहब के झोपड़े पर पहुंच जाती है। पहले जो कि मकान रहा करता था, लेकिन अब वो मकान नहीं था, तो बगल में एक झोपड़ा बना हुआ था। लोगों से पता करते हैं तो मालूम चलता है किसी झोपड़े में वो मौलवी साहब रहते हैं। वहां पे दोस्तों पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं मौलवी साहब चारपाई पे लेटे हुए हैं। जो ही झोपड़े के अंदर घुसती है, अंदर पहुंचने के बाद मौलवी साहब जब इसको देखते हैं तुरंत वो बैठ जाते हैं। शिवानी जाकर उनके पैरों को छूकर नमस्कार करती है और बोलती है, अब्बा मैं आ गई। इस बात को सुनकर मौलवी साहब असमंजस में पड़ जाते हैं। बोलते हैं, बेटा तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें। बोलती है, अब्बू आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं शिवानी शर्मा हूँ, वही शिवानी शर्मा जो 2 साल तक आपके पास रही थी। आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। यह सुनकर मौलवी साहब की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं और जिला कलेक्टर जो शिवानी शर्मा थी उसको गले से लगा लेते हैं। अब दोस्तों शिवानी शर्मा कहती है, अब्बू आपको अब यहाँ नहीं रहना है, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर मौलवी साहब बोलते हैं, बेटा यहाँ से मस्जिद करीब है, मेरी उम्र हो चली है, मैं यहाँ से धीरे धीरे करके मस्जिद जाता हूँ और वहाँ पे नमाज पढ़ता हूँ, और जहाँ पे तुम मुझे लेकर जाओगी वहाँ से मस्जिद दूर होगी तो मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। शिवानी बोलती है, अब्बू आप चिंता ना करिए, जहाँ पे मेरा आवास है उससे थोड़ी ही दूरी पे मस्जिद है, वहीं पे आप रहिएगा, वहीं से नमाज पढ़ने जाइएगा। अब इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करिए कि मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हैं, क्योंकि अब्बू अगर आप इस चीज को देखे होते उस समय मेरा सहारा ना बने होते। जब आपने उस समय मेरा सहारा बना बिना जात धर्म देखे, तो आज मैं कैसे जो है जात धर्म देखूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं जो करूंगी वो मैं करूंगी, जो आप करेंगे वो आप करिएगा। आपको केवल मैं अपने पिता के समान ही समझूंगी, बाकी इससे ज्यादा कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता। दोस्तों जब शिवानी शर्मा जिद करने लगती है तब मौलवी साहब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौलवी साहब को लेकर अपने साथ शिवानी शर्मा अपने बंगले पर आ जाते हैं और उसी सरकारी आवास पर रहकर मौलवी साहब नमाज पढ़ने जाया करते थे। अब जो कोई भी आता मौलवी साहब को उसके घर में देखता तो बड़ा हैरत में पड़ जाता। जब लोगों को ये बात बताती कि पूरी कहानी की कैसे कैसे, तो कहते हैं कि वाकई में तुमने बहुत अच्छा काम किया, इंसानियत की जीती जागती मिसाल हो। दोस्तों कुछ दिनों के बाद उसी के रैंक वाले से शिवानी शर्मा की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने से पहले उस लड़के से सीधे सीधे बात बोल देती हैं कि देखो ये मौलवी साहब मेरे अब्बू हैं और ये मेरे साथ ही रहेंगे और तुमको इनकी सेवा पिता की तरह ही करना है। वो लड़का पूछता है आखिर ऐसा क्यों। उसको भी जब सारी सच्चाई बताई जाती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं ये तो जीती जागती इंसानियत की मिसाल है, ये अब्बू क्या बल्कि ये उससे भी बढ़कर है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इन्हें प्यार और सम्मान अपने बाप की तरह ही दूंगा और कभी भी मैं वादा करता हूं कभी भी हम दोनों के बीच में इस मैटर को कभी भी नहीं आएगा कि हिंदू कौन मुस्लिम कौन। इस तरीके से दोस्तों जिंदगी सबकी गुजरने लगती है हंसी खुशी। तो आज की कहानी दोस्तों कैसी थी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।